डॉक्टर मंसूर एजाज साहब बैठा हैं। इन सिंधी अदबी सेशन जी शुरुआत मां पंहिंजे चंद शेरनि सां कंदुसि। न ज़ात बाक़ी न दात बाक़ी, न सावणनि में सबात बाक़ी, न खुम्र बाक़ी खुमार बाक़ी, न कारी चगते का रात बाक़ी, न मजलिसुन में से मोर साॻिया, न सागरो मए जा दौर साॻिया, परी विषुन जा न तौर साॻिया, घणी बची आहे रात बाक़ी, न सोने उनखां ड्रिनल को दरिया, सोनी दरिया तरी करे वेंदी, न सोने उनखां ड्रिनल को दरिया, पहाड़ पंध में न का हसीना ससी, मरी वई मुमल उठा से राणा, रहा फकत तिल से मात बाकी। काकू महल दिल्ली जो तहको न सुर हो सबको, न मुखड़ियन ते फुड़न जो पहको, न बुलबुलन जो वणन में चहको, न कोयलन जी आ लात बाकी। गिटन जी जेका ॾिसां थो लाली, हकीकतन आहे या ख़याली, भरे दी नैणन मां जाम खाली, सफल थे जेकर हयात बाकी। न मोमिनन जे मथे में मणिया, न मुशरिकन जे जिस्म ते जणिया, दिलियों ही काफर त कहिड़े कम जा, नमाज रोज़ू सलात बाकी। ऐं आख़िरी शेर आहे त ततीअ थधीअ जा न पंध साॻिया, न को कुल्हनि ते से कंध साॻिया, न सूर साॻिया न संद साॻिया, त कीअं मिलंदव निजात बाक़ी। हाणे मां सॾु कंदुसि सैयद मज़हर जमील साहब जन खे। साईं जन अची करे पंहिंजो मक़ालो पेश कंदा, मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ सिंधी लिटरेचर। मैं सबसे पहले सना के दोस्तों का, खास तौर पर अजीज महजूर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिनकी नवाजिश से मुझे आज की इस अज़ीम-उश-शान मेरे में शिरकत करने का मौका मिला है। 2 दिन से मैंने यहाँ जो कुछ देखा और सुना है, समझा है, उसके बाद से अगर मैं ये नहीं करता तो मुझे अंदाज़ा नहीं हो सकता कि आप सना वाले पाकिस्तान से, सिंध से हज़ारों मील दूर रहकर किस अंदाज से, किस सतह पर और क्या काम सर अंजाम दे रहे हैं। दरअसल आपने ये हज़ारों मील के फासले पर सिंध का एक पहला बना किया है, सिंधी तहजीब और कल्चर, ज़बान और इस तरह से न सिर्फ सिंध पर का एक के मकसद का आगे बढ़ाया, बल्कि खुद अपने आप को ज़ाया होने से बचा लिया है। वरना आप अमेरिका के इस समुद्र में अपने इंफरादियत को बरकरार न रखते, तो ये एक इंफरादियत को बरकरार रखने का जो जज्बा और तसव्वुर है, यही एक जज्बा और तसव्वुर है आज के इस का मौजूद है। मुझे मेरा ये मज़मून तो सिंधी में नहीं है, लेकिन सिंधी अदब पर है और ये लिखते हैं पाकिस्तान के बाद सिंधी अदब के रुझान। ये मज़मून सना के दोस्तों ने ऑलरेडी प्रिंट करके आप हज़रात तक पहुँचा दिया है, लिहाजा मेरी जिम्मेदारी कम हो गई है। मैं मज़मून पर नहीं पढ़ूँगा, बल्कि सिर्फ वो चंद बात उसके जो है वो आपके सामने पेश करूँगा। मौजूद ये है कि ये सिंधी अदब के जो रुझानात हैं, मॉडर्न ट्रेंड्स जो क़याम पाकिस्तान के बाद हैं, तो
गुफ्तगू तो मुझे क़याम पाकिस्तान के बाद सिंधी अदब से करनी है, लेकिन अपने तनाज़ुर को सही तरह गुफ्तगू को सही तनाज़ुर में रखने के लिए हमें तारीख में कुछ थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं अपनी गुफ्तगू का सिरा उस दिन से शुरू करूँगा जबकि वादी सिंध, जिसे तारीख में न सिर्फ सिंधी तारीखदानों ने बल्कि हिंदुस्तानी तारीखदानों ने और बाहर के यूनानियों ने भी एक अलग मुल्क की हैसियत से पहचाना था। और हमेशा इसका तस्करा जो हुआ है हिंद एंड सिंध के तौर पर हुआ है, और हिंदुस्तान के साथ इसको टैग नहीं किया गया, और इसकी तहजीब की वजह से, इसके इंफरादियत की वजह से, इसके वजूद की वजह से इसे अलग वजूद के तौर पर। लेकिन ये पहला ये वजूद जब अंग्रेज़ों ने फतह के बाद सिंध वादी सिंध को बम्बई के साथ इसका इंतजाम कर दिया और इसके इंफरादी वजूद को ख़त्म कर दिया और कमिश्नरी के दर्जा दे दिया, तो उस दिन से एक सिंध में एक तहरीक उस अपने वजूद की बहाली की तरह जो है वो शुरू हो चुकी थी। और आप जानते हैं कि ये क्योंकि ये जो इंतजाम हुआ था, मर्जर हुआ था बॉम्बे के साथ कमिश्नरी की हैसियत से, तो ये महज सियासी मामला नहीं था, और सियासी और नफ्सियाती एतबार से वाक़या सिंधी ज़हन और मिजाज में झंकार पैदा करने के लिए काफ़ी था, क्योंकि ये महज हुक्मरानी का मामला न था बल्कि तहजीबी शनाख्त का मसला था जिस पर समझौता मुमकिन न था। चुनांचे सिंध की जोग्राफिया और सियासी तशक्कुस और वहदत की बहाली की मुहिम सिंध के लिए मुक़द्दस फर्ज बन गई, जिसके लिए हिंदुस्तान की तहरीक, और ये तहरीक जो है 2-4 साल नहीं चली, 10-20 साल नहीं चली, पूरे 85 साल तक ये तहरीक चली है। और यानी इसके मर्जर के बाद इसके स्टेटस को बरकरार रखने के लिए दोबारा की बहाली के लिए तहरीक जो चलाई गई थी, ये उस वक्त से लेकर के 1935 तक ये तहरीक चलती रही, और पूरे हिंदुस्तान के पहली मरतबा सिंध ने अपने आप को हिंदुस्तान के दूसरे इलाके के लोगों से अपना एक जो इंटरेक्शन हुआ ये इसी तहरीक की वजह से था। सिंध के वजूद को दोबारा बहाली और बॉम्बे से इसकी अलहदी और इसके दोबारा तो ये बहुत बड़ी तहरीक थी और इसके असर हमारे यहाँ रहे। अब देखिए बात दरअसल ये है कि कोई रवैया, रुझान, पेश या जिसे हम कहते हैं कि कौमी रवैये जो होते हैं या जो कलेक्टिव सेंसिबिलिटी किसी एक दिन में नहीं आती, 1-2-4 वर्ष में नहीं पैदा होती, बल्कि ये मुसलसल वाक़यात का एक सिलसिला होता है। एक वाक़या, एक चीज़ कोई रद्द-ए-अमल तो पैदा कर सकता है, लेकिन वो आपके एहसास का मुस्तकिल कलेक्टिव सेंसिबिलिटी का हिस्सा नहीं होता। लेकिन जब मुसलसल वाक़यात एक ही तरह के हों, यानी डिनायल ऑफ योर स्टेटस, ये डिनायल ऑफ योर स्टेटस इससे पहले भी, अंग्रेज़ों के आने से पहले भी आपके यहाँ मुसलसल यानी हर जो है लुटेरा वो सिंध की तरफ रुख करता था। आपने तो किसी की तरफ रुख नहीं किया, आप तो आप उस साजिशों में भी शामिल नहीं रहे जो सरकारी सतह पर दिल्ली आगरा में लोग होते थे। आपने तो अपने आप को बचा के रखा था, अपने कल्चर को, अपनी यूनिटी को, और उसके बावजूद। लेकिन ये जो बॉम्बे के साथ इल्हाक किया गया और आपके जो वजूद था, ये एक बहुत बड़ा शौक था जिसने इस शौक को की वजह से आप सिंधी एहसास को, सिंधी का सेंसिबिलिटी को जगा दिया। और फिर ये तहरीक 80 साल का चल जैसे कि मैंने अर्ज़ किया। फिर अब उसके बाद जो सिंध में जो चीज़ हुई है अहम, वो ये कि नए रसूल रसायल के ज़राए आए, तालीम और नया सिस्टम, उससे मिडिल क्लास हमारे यहाँ पैदा हुआ, और वो मिडिल क्लास जो है वो उसका एक बड़ा अहम किरदार है। ये सच है कि बरतानी दौर हुकूमत में अवामी बहबूद की स्कीमों, नज़्म की बहाली, ज़राए अमल की तरक्की, तालीम, रेल, सड़क और डाक के उम्दा बंदोबस्त वगैरह ने सिंधी अवाम को यह गुनाह एतमादी दी थी, और वो हिंदुस्तान के दूसरे खित्तों की तरह खुद को भी तरक्की के इम्कानात का हकदार समझने लगे थे। शहरों के फैलाव और ज़री
पैदावार के इजाफे में तिजारत के नए नए मौके प्रदान करती थी और सिंध में एक ऐसा दरमियानी तबका पैदा हो रहा था